रेगुलेट किया जाए। रेगुलेट का मतलब जानते हैं आप लोग? जैसे ये पंखा है, तो पंखे के लिए मेरे यहाँ पे तो रेगुलेटर नहीं लगा हुआ, आपके घर में लगे होंगे रेगुलेटर, जिससे आप पंखे की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हो। तो ऐसे ही आप जो रेस्पायर कर रहे हो, उस रेस्पिरेशन को कम या ज्यादा कैसे करना है, किस कंडीशन में करना है। तो बेसिकली क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और CO2 की कंसंट्रेशन डिसाइड करेगी कि आपका ब्रीदिंग रेट क्या होगा। सपोज करो आपके ब्लड में ऑक्सीजन सफिशिएंट है, तो आपको ज्यादा फास्ट ब्रीदिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहीं पे अगर PCO2 लेवल या CO2 कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा होगी, तो आपको ज्यादा पल्मोनरी वेंटिलेशन करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ब्लड के अंदर CO2 और ऑक्सीजन डिसाइड करेगा कि आपका रेस्पिरेशन रेट क्या होने वाला है। और इस चीज को डिसाइड करने के लिए दो सेंटर्स होते हैं, मतलब एक होते हैं न्यूरल सेंटर, मतलब नर्वस सिस्टम, ऑब्वियस सी बात है, हमारा मेनली हर चीज नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रही है। और दूसरा होता है बेटा केमिकल रेगुलेशन, वो हमारे क्या काम करेंगे उसे भी जानते हैं। तो इधर देखिए, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन करने के लिए, इसको शुरुआत में मैं लिख दे रहा हूं और एक दो स्टेटमेंट है उन्हें लिखवा दूंगा। तो इसके लिए दो तरीके के रेगुलेशन हैं, एक होता है न्यूरल रेगुलेशन और दूसरा होता है जिसे मैं कहूंगा केमिकल रेगुलेशन, जिसे मैं कहूंगा केमिकल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो नर्वस सिस्टम हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है वो न्यूरल रेगुलेशन के नीचे काम करेगा। और हमारे नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में, तो जो मेडुला वाला पार्ट रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है उसे हम कहेंगे मेडुलरी सेंटर, उसे कहेंगे क्या? मेडुलरी सेंटर। और जो पोन्स वेरोली में पार्ट होगा जो हमारे रेगुलेशन करेगा रेस्पिरेशन को, उसे कहते हैं पोंटाइन सेंटर, उसे कहते हैं पोंटाइन सेंटर। तो मेडुलरी सेंटर कहां पे प्रेजेंट होगा? ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगाटा में, मेडुला ऑब्लोंगाटा में। और पोंटाइन सेंटर प्रेजेंट होगा पोन्स वेरुली में। और ये दोनों ही पार्ट जो हैं, चाहे मेडुला ऑब्लोंगाटा हो चाहे पोन्स वेरुली हो, ये आपके हाइंड ब्रेन वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मेडुलरी सेंटर भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक को कहते हैं हम लोग इंस्पायरेटरी सेंटर, इंस्पायरेटरी सेंटर। अब नाम से पता चल रहा है इंस्पायरेटरी सेंटर क्या करेगा, ये कंसर्न करेगा इंस्पायरेशन के साथ में, मतलब जो भी हम लोग सांस अंदर ले रहे हैं वो उस टाइम पे कौन एक्टिव है? इंस्पायरेटरी सेंटर एक्टिव है। और याद रखना, ये इंस्पायरेटरी सेंटर एक्टिव होता है ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब समझते हो आप? जैसे अभी बैठ के आप शांति से सांस ले रहे हो, ये क्वाइट ब्रीदिंग है। अभी आपको दौड़ा दिया जाए तो कुत्ते की तरह हाँफने लग जाओगे, उसे कहते हैं फोर्स ब्रीदिंग। जब आप दौड़ जाओ और आज सांस लंबा लंबा फूल जाए आपका, तो क्या हो जाएगा? फोर्स ब्रीदिंग। तो क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान ये एक्टिव होता है, लेकिन ये इनएक्टिव होगा अब फोर्स्ड ब्रीदिंग के दौरान, फोर्स्ड ब्रीदिंग के दौरान ये इनएक्टिव होता है। इसी का वाइस वर्सा कर दीजिए, किसके लिए? एक्सपायरेटरी सेंटर के लिए। तो दूसरा सेंटर होता है जिसे मैं क्या नाम दे रहा हूं? एक्सपायरेटरी सेंटर। और एक्सपायरेटरी सेंटर क्या होगा? बेसिकली ये एक्टिव होता है ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीदिंग। जब आप फोर्स्ड ब्रीद कर रहे होते हो तब ये एक्टिव होगा, और क्वाइट ब्रीदिंग जब कर रहे होगे तो ये इनएक्टिव होगा, ये इनएक्टिव होगा। ठीक है जी। अब जो पोंटाइन सेंटर है, जैसे इसको दो सेंटर्स में डिवाइड किया मेडुलरी सेंटर को, ऐसे पोंटाइन सेंटर भी डिवाइड किया जा सकता है दो पार्ट में। एक को कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अच्छा, ये सेंटर कुछ नहीं है, हिस्से हैं ब्रेन के, याद रखना। ये जितने भी सेंटर है ना, जैसे पोन्स वाला पार्ट है जो इस रेगुलेशन कर रहा है रेस्पिरेशन को, उसे कह देंगे पोंटाइन सेंटर। ऐसे मेडुला ऑब्लोंगाटा में एक पार्ट है, वो मेडुलरी सेंटर कहला रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सेंटर कुछ वहां पे बकायदा पूरा काम चल रहा, घर बना हुआ है, ऐसा नहीं है। वो हिस्सा है छोटा सा, उसको नाम दे दिया गया कि दिस कंसर्न विद दिस फंक्शन। ऐसे जैसे वॉमिटिंग सेंटर होता है, कार्डिक रेगुलेटरी सेंटर होता है, बॉडी बैलेंस के लिए सेंटर होता है, सारी चीजों के लिए अलग अलग सेंटर्स बटे हुए हैं। हर चैप्टर में हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर बेसिकली क्या करता है, ये कंट्रोल करता है मेडुलरी सेंटर को, और मेडुलरी सेंटर में भी मेनली इंस्पायरेटरी सेंटर को, और ये डिसाइड करेगा कि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन क्या होगा, मतलब कितनी लंबी सांस लेनी है, वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर डिसाइड करने वाला है। और दूसरा होता है एपन्यूस्टिक सेंटर बेसिकली डिसाइड करेगा या कंट्रोल करेगा डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन को, कि आप कितनी गहरी सांस लोगे, कितने लंबी सांस लोगे वो ये करेगा, और कितने गहरी सांस लोगे आप एपन्यूस्टिक सेंटर डिसाइड करने वाला है। और दूसरा होता है केमिकल रेगुलेशन को करने के लिए दो तरीके के रिसेप्टर्स होंगे। रिसेप्टर कुछ नहीं है, नर्व की एंडिंग को रिसेप्टर्स कहते हैं। न्यूरॉन्स जो होती हैं उनकी जो एंडिंग्स होती हैं वो रिसेप्टर कहलाती हैं। तो एक होंगे जिन्हें कहूंगा मैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, और एक होंगे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। इन दोनों में अंतर ये होगा कि ये जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होते हैं, बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर हैं, दे आर प्रेजेंट इन डीपर पार्ट्स ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा के डीपर पार्ट में, मतलब ब्रेन में प्रेजेंट है, इसलिए नाम दे दिया है इन्हें सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। और इनमें जो एरिया कंसर्न करता है उसे कहते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर वो हैं जो ब्रेन के बाहर जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, जो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में लगे हुए हैं, उन्हें पेरिफेरल मैं लिख दे रहा हूं कि वो रिसेप्टर्स जो ब्रेन के अलावा हैं। और इसमें ये अदर बॉडी पार्ट में होते हैं, और इनका दोनों का काम क्या है, चाहे सेंट्रल और केमिकल ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर हो, दोनों का काम है ब्लड के अंदर CO2 एंड प्रोटॉन कंसंट्रेशन को सेंस करना, प्रोटॉन को और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को ये क्या करते हैं, सेंस करते हैं। और सेंस करने के बाद में जो भी अगर इनका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या किया जाएगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन के लिए जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनको मैसेज भेजा जाएगा कि भाई आप एक काम करो, जल्दी जल्दी सांस लो, ताकि आपके अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है इसे कम किया जाए, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो ये क्या करती हैं, इस चीज को सेंस करने के बाद में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज भेजेंगी, और इंटर्न रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेस्पिरेटरी मसल्स को मैसेज भेजेगा, जिससे क्या होगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब है सांस लेना, ये कम या ज्यादा किया जा सकता है। इस तरीके से सारा काम चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर। और उसके अलावा दो जगह और है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर में, एक होती है कैरोटिड आर्टरी और एक होती है एओर्टिक आर्क। एओर्टिक आर्क क्या होगी, जब जो हार्ट से एओर्टा निकल रहा है उसी से एक आर्टरी निकलती है जिसे एओर्टिक आर्क कहा जाता है, और कैरोटिड आर्टरी ये जा रही हैं जो ब्रेन में जाएंगी, यहाँ से जो दो मेन ब्रेन जा रही है इन्हें कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। इन दोनों में भी रिसेप्टर्स होते हैं, कैरोटिड आर्टरी में और एओर्टिक आर्टरी में भी रिसेप्टर्स होते हैं, इनमें भी कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। और ये कीमो रिसेप्टर्स भी क्या काम कर रहे हैं, ये भी बेसिकली सेंस कर रहे हैं प्रोटॉन की और CO2 की कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर, और
जिस तरीके से ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज भेज के रेस्पिरेटरी मसल से पल्मोनरी वेंटिलेशन को कम या ज्यादा करवा सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। तो ये हमारा होता है जिसे मैं कह रहा हूं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर है मेरी बात? पक्का? तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहली कंडीशन है एस्मा, लिखते अस्थमा है, इसे प्रोनाउंस एस्मा ही किया जाएगा। दूसरा है एम्फीसिमा, और तीसरी कंडीशन होती है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हाँ जी, समझ लेना, लास्ट में इसका फोटो खींच लेना जाते हो, ठीक है? समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैं अस्थमा की बात कर लेता हूं। तो देखिए, ये एक तरीके का एलर्जिक रिएक्शन है, और ये एलर्जिक रिएक्शन कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम लोग बेटा एलर्जेंस कहते हैं। एलर्जेंस क्या हो सकते हैं? ये डस्ट भी हो सकता है, पॉलन भी हो सकते हैं, एनिमल का फर या डेंडर, दोनों चीजों में से कुछ हो सकता है। तो ये एलर्जन बेसिकली क्या करते हैं, जैसे सपोज करो किसी की बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कोई एलर्जन एंटर किया, सांस के थ्रू गया, तो इन एलर्जन के रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, उसे आईजीई टाइप की एंटीबॉडी कहते हैं। और ये एंटीबॉडी क्या करती है, ये एक्टिवेट कर देती है, एक सेल होती है जिन्हें मास्ट सेल कहा जाता है। तो आईजीई ने मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन करवा के यहां से दो मॉलिक्यूल रिलीज करवाती हैं जिन्हें हम हिस्टामीन और सेरोटोनिन कहते हैं। तो हिस्टामीन और सेरोटोनिन क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात आप। ये क्या कर सकते हैं, जैसे ये ब्लड वेसल थी, तो ये मॉलिक्यूल बेसिकली क्या करते हैं, इस ब्लड वेसल का डायलेशन करा देते हैं, जिसे वेसो डायलेशन कहा जाता है। वेसो मतलब ब्लड वेसल और डायलेशन मतलब उसका डायलेट हो जाना। तो ब्लड वेसल का डायलेशन होगा तो इसका जो ल्यूमन पहले छोटा था, अब इसका ल्यूमन बड़ा हो गया ब्लड वेसल का, और ल्यूमन बड़ा हो जाने की वजह से इसकी जो वॉल है, इस पे लगे हुए पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिसके कारण जो ब्लड के अंदर से प्लाज्मा या फ्लूइड है, वो प्लाज्मा या फ्लूइड वॉल्यूम यहां से एस्केप हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। और ये जो प्लाज्मा या फ्लूइड यहां से ब्लड से एस्केप किया, ये भर जाएगा इंटरसेलुलर स्पेस में, ये इंटरसेलुलर स्पेस में फिल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो सपोज करो ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और ये ब्रोंकाई है, ये लंग्स है, ये लंग्स है। अब यहाँ पे ये टिश्यूज है, फॉर एग्जांपल ये टिश्यूज हैं जो चारों तरफ से यहाँ पे प्रेजेंट है, इनके बीच में से ब्लड वेसल्स जा रही हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल जा रही है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं जो जा रही है। तो इससे क्या हुआ, जब इससे फ्लूइड एस्केप हुआ तो वो इनके इंटरसेलुलर स्पेस में सेल्स के भर गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो टिश्यू था जिसका साइज इतना था, अब उसमें फ्लूइड भर गया तो टिश्यू फूल जाएगा, नहीं फूल जाएगा, स्पाज्म हो जाएगा उस टिश्यू में। अब इस टिश्यू में स्पाज्म हुआ, ये फिल टिश्यू फ्लूइड इसके पीछे भर गया, तो ये क्या करेगा, ये प्रेशर जनरेट करेगा इन रेस्पिरेटरी ट्यूब के ऊपर, है जी, ये प्रेशर जनरेट करेगा इनके ऊपर, जिससे इनका जो ल्यूमन था, जिससे कि एयर लंग्स तक पहुंच रही थी, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब यहां पे जो स्पेस पहले कभी इतना हुआ करता था, वो अब स्पेस इतना रह गया, और साथ में अंदर म्यूकस का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया। तो इससे क्या होगा, जो एयर था, एयर की सप्लाई धीरे धीरे कट ऑफ होने लग जाएगी, और उस आदमी को क्या होगा,
सांस लेने में दिक्कत होगी, तो उसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होनी शुरू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो यही इसका मैकेनिज्म है। मतलब यहाँ पे ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन ने क्या करवाया, यहाँ पे आके बेटा उसका ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दिया। ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब उसके जो ब्रोंक्यूल्स हैं या ब्रोंकाई है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। डायलेट मतलब बड़ा होना। डायलेट किसको किया गया था? ब्लड वेसल को। और ब्लड वेसल से जो फ्लूइड निकला था वो टिश्यू में भरा था और टिश्यूज ने प्रेशर दिया तो उसके जो ब्रोंकाई ट्रेकिया है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। और कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होगा, वहां पे एयर सप्लाई कम हो जाएगी, जिस वजह से उस पर्सन को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, इनहेलर्स। तो इनहेलर्स लिए जाते हैं। इनहेलर में बेसिकली क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल थे, इन मॉलिक्यूल के एंटी मॉलिक्यूल इनहेलर्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या इनके अंदर एंटी हिस्टामिन होता है, स्टेरॉइड्स होते हैं और एड्रीनलिन होता है, जो इनके सिम्टम्स को थोड़े टाइम के लिए कम कर देता है। तो ये तो रही बात इसकी एलर्जिक रिएक्शन की। एम्फिसीमा के बारे में सुनिए। एम्फिसीमा क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल, मैं खत्म कर रहा हूं इस बात को। एम्फिसीमा का मतलब है बेटा एबनॉर्मल डिस्टेंशन, और एक तरीके से आप कह सकते हो एबनॉर्मल डिस्टेंशन होना या ऑफ एल्वियोलर वॉल। अब कहोगे कि एबनॉर्मल डिस्टेंस एल्वियोलर वॉल के होने से क्या फर्क पड़ेगा? जैसे सपोज करो किसी के लंग्स की सबसे छोटी यूनिट होती है एल्वियोलाई, होती है। अब कोई आदमी ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रह रहा है या ज्यादा स्मोकिंग करता है, जिससे उसकी जो एल्वियोलाई की वॉल है उसके ऊपर वो जो टॉक्सिन्स है वो डिपॉजिट होने शुरू हो गए अंदर की तरफ, हर एक एल्वियोलाई में, जिससे उसकी जो वॉल है वो डिस्टेंशन हो गई है या वो फ्लैटेंड कर गई है। मतलब ये स्टिफ हो गई एल्वियोलाई। मतलब जनरली एल्वियोलाई कैसे काम करती है? बैलून की तरह, एयर आती है तो फिल हो जाती है, फिर कम हो जाती है, फिल हो जाती है, कम हो जाती है। अब यहाँ पे डिस्टेंशन हो गई इसकी वॉल में। मतलब ये ऐसे ऐसे वाला जो फंक्शन है, जब एयर आई तो फूल जाती थी और फिर कम हो जाती थी, वो फंक्शन नहीं रहा इसका। मतलब ये स्टिफ हो गई है, स्टिफनेस आ गई है इसकी वॉल में। मतलब सांस आ भी रहा है तो ये उस तरीके से वेंटिलेशन नहीं कर पा रही। तो ये क्या करेगी, जब कोई पर्सन ज्यादा ब्रीदिंग करने की कोशिश करेगा तो इसकी जो वॉल है वो टूट जाएगी, और टूट जाने के कारण जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एरिया है एल्वियोलाई वो ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल इन्हें सराउंड करती हैं उसमें एयर आने के लिए ये एल्वियोलाई खत्म हो चुकी है। तो ये कंडीशंस एबनॉर्मल डिस्टेंशन होना या फ्लैटेंड हो जाना एल्वियोलाई का, और लेटर ऑन कोलैप्स होना एल्वियोलाइज का, ही एम्फिसीमा कहलाता है। और उसका मेन कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग ज्यादा सिगरेट स्मोक करते हैं या जो पॉल्यूटेड एरियाज में रहते हैं, जो ज्यादा फ्यूम्स लेते हैं या अलग अलग तरीके की गैसेज हैं, जो जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, उनको एम्फिसीमा होने की समस्या होगी। और लास्ट है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये भी सुन लीजिए। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नाम से पता चल रहा है किसी भी पर्सन की ऑक्यूपेशन से रिलेट करने वाला है। ऑक्यूपेशन का मतलब है कि जैसे सपोज करो कोई पर्सन मार्बल कटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई पर्सन मार्बल कटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या कोई पर्सन कारपेंटर है। बेटा एक मिनट, कोई पर्सन कारपेंटर है या मार्बल कटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है या सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे मार्बल कट करते हैं तो छोटा छोटा फाइन पार्टिकल्स उड़ते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट में बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव गियर, मास्क नहीं पहनते। तो ऐसी कंडीशन में वो जो पार्टिकल्स हैं सैंड के, एस्बेस्टॉस के, सिलिका के, वो उनके लंग्स में चले जाते हैं और वो लॉन्ग टर्म तक उस जगह पे काम कर रहे हैं। तो उस वजह से उनके अपर पार्ट ऑफ लंग में इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। इस चीज को कहा जाता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। और इसमें दो कंडीशन होती है, अगर ये एस्बेस्टॉस पार्टिकल को इनहेल करते हैं तो एस्बेस्टोसिस हो जाएगा, और अगर सिलिका को ये करेंगे
तो सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाएगी। तो ये आपके सिंपल सा चैप्टर था, ये आपका फिनिश हुआ है। कल से हम लोग एनाटॉमी शुरू करेंगे।